नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं ट्रिस्काडेका क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन किस क्षेत्र में मजबूत है और कौन किस क्षेत्र में कमज़ोर है। हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भारत मुख्यतः हर क्षेत्र में मजबूत है और पाकिस्तान हर क्षेत्र में कमज़ोर ही नज़र आता है। अगर मैं बात करूं, पिछली जितनी भी लड़ाइयां भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हैं, उसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। आज मैं आपको एक प्रेजेंटेशन की मदद से बताऊंगा कि किस तरह भारत के जो टैंक्स हैं, जो इन्फेंट्री हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं और जो भी नेवी के इक्विपमेंट हैं, वो पाकिस्तान से किस तरह भिन्न है, कितना बजट है और कितनी मैन पावर है। ये सबको जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान, जो कि हर वक्त सीज फायर का उल्लंघन करता है, हर वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो भारत के सामने आखिर टिकता कहाँ है। क्या सचमुच उसके अंदर इतनी पावर है कि जो हर बार चैलेंज करता है, या ये पाकिस्तान उन कुत्तों में से है जो भौंकता है लेकिन जब सचमुच की नौबत आती है तो उस समय दुम दबा के भाग जाता है। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान इंडिया से भिन्न है। पाकिस्तान का टैंक T-80 अच्छा है या भारत का टैंक T-90 या भारत का अर्जुन टैंक या भारत की अलग कोई स्मॉल आर्म्स। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए आगे प्रेजेंटेशन के साथ। दोस्तों, अब मैं प्रेजेंटेशन पे आता हूं और मैं आपको यहां पर मैन पावर के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में मिला के कुल एक्टिव पर्सनल है 6,53,800, जबकि यही संख्या भारत में 21,40,000 है, यानी 3 गुने से भी ज़्यादा। अगर मैं बजट की बात करूं तो 40,000 बिलियन का बजट इस साल भारत ने पेश किया है अपने डिफेंस सेक्टर के लिए, और वहीं पर पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया है वो 7,000 बिलियन का किया है। लगभग हर साल भारत का रक्षा बजट बहुत अत्यधिक होता है और अपने जीडीपी के 2 से 3 गुना के बीच होता है। अगर मैं बात करूं ग्राउंड वाली फोर्सेस की तो सबसे पहले मुझे टैंक्स में आना होगा, और टैंक से पहले आपको बताऊंगा भारत का टैंक T-90 और उसका मैं कंपैरिजन करूंगा पाकिस्तान के टैंक T-80 से। ये भारत का मेन बैटल टैंक है। बहुत ही बेहतरीन टैंक 125 गन के साथ होता है, जिसमें कि हम मिसाइल भी फायर कर सकते हैं, वो भी गाइडेड मिसाइल, यानी फायर करने के बाद भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपका टारगेट इधर उधर भाग जाता है तो भागते हुए टारगेट को भी हम हिट कर सकते हैं। इसका कंपैरिजन करता है पाकिस्तान का T-80, लेकिन क्योंकि ये इसका कुछ मटेरियल चाइना का है, बाकी पाकिस्तान में अब इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो इसमें इतना विश्वास पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। बाकी फीचर्स में ये लगभग T-90 के जैसा ही है। हमारे पास सबसे बड़ा दूसरा टैंक अर्जुन, जो कि हमारे भारत ने खुद बनाया है, 7 वोगी व्हील के साथ बनाया हुआ है। इसकी अगर एक छोटी सी कमी जो मुझे लगती है वो है 120 की गन, क्योंकि इसके लिए अलग से एमुनिशन तैयार करना पड़ता है। बाकी इसका कंपैरिजन अगर मैं करूं तो पाकिस्तान के अल खालिद से करूंगा। पाकिस्तान का अल खालिद टैंक चाइना में टैंक है, बहुत अच्छा टैंक है, लेकिन बात करें चाइना के सामान की तो चल जाए तो चांद तक और न चले तो शाम तक। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो अर्जुन है, अर्जुन टैंक पूर्णतः भारत ने बनाया है और इस समय यह हमारे मेन बैटल टैंक का रोल प्ले करता है। बेहतरीन टैंक है और इसमें जो कंचन आर्मर है वो बेहतरीन किस्म की लगाई गई है। और उसके बाद दोबारा से अगर किसी और टैंक के साथ मैं अगर अपने अर्जुन टैंक का बात करूं तो ये होता है अल जरार, जो कि पाकिस्तान का एक मेन बैटल टैंक है। लेकिन अगर इसकी कमी कोई है तो कमी मुझे हमेशा इन टैंक्स की यही लगती है कि चाइना का माल होता है इनमें। चाइना विश्वास करने लायक देश नहीं है। उन्होंने उनको क्या थमाया है क्या कोई नहीं जानता। जब से उनके पास ये टैंक्स आए हैं तब से उन्होंने कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी है। तो जब वो लड़ाई लड़ेंगे उसी समय इनके जो क्वालिटी है इन टैंक्स की उसके बारे में पता लगेगा। उसके बाद टैंक T-72 भारत का एक बेहतरीन टैंक,
इस समय सबसे ज़्यादा हमारे पास है, उसका कंपैरिजन में पाकिस्तान के T-54 और T-55 से करूंगा, जो कि उसके सामने कहीं भी नहीं टिकता है T-72 के सामने, लेकिन कंपैरिजन की दृष्टि से इसको मैं वहां पर लाऊंगा। ये इतना मजबूत टैंक नहीं है, क्योंकि जो T-72 है भारत का, इसमें अब ऐसे फीचर्स लग गए हैं, नाइट विजन ऐसे लग गए हैं कि बिल्कुल अंधेरी रात में भी 100% एक्यूरेसी पे टारगेट को हिट करता है। ये भी हमने पहले रशिया से ही खरीदा था, लेकिन अभी हम इसका जो भी छोटा मोटा काम होता है उसको इंडिया में ही कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की, अब आप सोचेंगे कि सर ये आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स क्या होते हैं। तो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स वो होते हैं जिसमें हम इन्फेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह लड़ाई के मैदान में लेके जा सकते हैं, यानी दुश्मन फायरिंग भी कर रहा हो तब भी हमारे पास उसके लिए BMP-2 है, जिसमें कि काफ़ी जवानों के बैठने की जगह होती है। लड़ाई के मैदान में एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फेंट्री को छोड़ा जा सकता है, या और कोई ज़रूरत का सामान जो कि लड़ाई में दुश्मन की गोलीबारी से बचाना है वो इसमें ले जाया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं BMP-2 इंडिया की, तो वो उसका कंपैरिजन करता है पाकिस्तान का M113। ये भी एक बेहतरीन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है जो कि उन्होंने USA से लिया हुआ है। हालांकि ये BMP-2 का कंपैरिजन कर लेता है, लेकिन अगर इसकी गन की बात करूं तो इसमें जो M113 है इसमें MMG लगी हुई है, जबकि इंडिया के पास जो BMP है, हमने जो रशिया से खरीदी है, इसमें 35 mm की कैनन गन लगी हुई है, जो कि इससे कई गुना इसको ज़्यादा मजबूत बनाती है। दोबारा अगर मैं कंपैरिजन करूं दूसरे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की, वो कैस्पर इंडिया का, जो कि हमने साउथ अफ्रीका से परचेज किए थे, और उसी के तहत पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मैक्स प्रो जो MRAP टाइप है उनके पास वैसे से लिया हुआ है, और यह एक बेहतरीन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है जो कि इंडिया के कैस्पर को बराबर की टक्कर देता है। अगर फिर मैं बात करूं दोबारा से, तो मैं BMP-2 का कंपैरिजन इस बार APC तलहा से करूंगा, जो कि पाकिस्तान ने इसको कुछ बाहर से सामान मंगा के पाकिस्तान में ही बनाया है। इसकी जो कमी है, इसमें जो टायर है वो रबड़ के टायर हैं, जबकि BMP एक बोगी व्हील पे ट्रैक के ऊपर मूव करती है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसलिए जो APC तला है ये BMP-2 के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता है। अगर मैं आर्टिलरी की बात करूं तो आर्टिलरी भारत के पास इस समय 10,000 से कुछ कम है। जिस हिसाब से हमारी हाउजर गन बन रही है, बहुत जल्दी इंडिया के पास ये 10,000 से पार हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान जो कि विदेशों से इसको खरीदता आया है, उसके पास इस समय 4400 के लगभग आर्टिलरी है। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि आर्टिलरी थे, फिर वो टैंक थे, इनमें आखिर अंतर क्या है। दोस्तों, टैंक जब हम फायर करते हैं तो हमको अपना टारगेट दिख रहा होता है, हम टारगेट को इंगेज करके उसको शूट कर सकते हैं, जबकि आर्टिलरी गन्स में क्या होता है कि अगर हमको टारगेट नहीं भी दिख रहा है तो हम उसको GR यानी ग्रिड रिफरेंस जो कि मैप के ऊपर लगाया जाता है, उसमें देख के हम दुश्मन के ठिकानों को निस्त नाबूद कर सकते हैं। हमारी बोफोर्स जो गन है, और उसके अलावा जो हमारे पास 9K-T22 तंगसुका है, और जो M777 हाउजर गन है 155 mm की, ये बेहतरीन बोफोर्स गन्स हमारे पास, जो कि पाकिस्तान को कहीं पर भी नहीं टिकने देती हैं। लेकिन पाकिस्तान का M109A2 और M09A5 भी काफ़ी बेहतरीन आर्टिलरी गन्स में गिनी जाती हैं। उसके बाद अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो एयरफोर्स में भारत के पास इस समय 1,27,000 एक्टिव पर्सनल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 65,000 एक्टिव पर्सनल हैं। अगर बात करूं मैं अपने एयरक्राफ्ट की, तो आप लोगों ने सुना हुआ, आप न्यूज़ में देखते हैं कि हमारे पास MiG-29, MiG-21, सुखोई, MiG-29K, डसॉल्ट मिराज 2000, डसॉल्ट रफाल, तेजस, जैगवार और MiG-27 बहादुर जैसे एयरक्राफ्ट हैं। इसमें कुछ मल्टी रोल हैं और कुछ फाइटर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 किस्म के मल्टी रोल और फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें F-7P, डसॉल्ट मिराज 3rd, F-16, JF-17 और डसॉल्ट मिराज 5 थे। F-16 जिसका कि हम 2019 में जब विंग कमांडर अभिनव वर्धमान चले गए थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने उस समय F-16 को ही काबू किया था, और एक बहुत ही
बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान ने खरीदा हुआ है यूएसए से। और अभी हम इंडिया जो खरीद रहे हैं वो डसॉल्ट रफाल खरीद रहे हैं, जो कि टोटल हमने 28 खरीदे हैं, जिसमें से 11 आ चुके हैं, 17 आने बाकी हैं। लोगों के मन में क्वेश्चन यही होता है कि आखिर क्यों सिर्फ हमको डसॉल्ट रफाल ही खरीद रहे हैं हम। रफाल के अलावा जो और भी हम लोगों ने मिग 35, F-16 या स्वीडन का जो ग्रेवन था उसका टेंडर लिया था 2007 में, लेकिन फिर भी रफाल क्यों? तो रफाल भारत का जो मानक है उन पे खरा उतरता है, इसलिए रफाल को लिया गया है। और मैंने रफाल का दोस्तों एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि आखिर भारतीय सरकार ने डसॉल्ट रफाल को ही क्यों चुना है। यह एयर टू एयर और एयर टू सरफेस बिल्कुल आसानी से मार कर सकता है, कई टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा हुआ है, यानी कि अलग से किसी भी ऑक्सीजन यानी जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका माइलेज बहुत ज़्यादा है और फ्यूल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सेपरेट वीडियो आपको देखना है। अब मैं अगर एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन की बात करता हूं तो इंडिया का मिग 29 पाकिस्तान का F-7P के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं हम, जिसमें अगर इसका टाइप की बात करूं तो मिग 29 एक मल्टी रोल फाइटर है, जबकि F-7P सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन F-7P की जो कमजोरी है, दोबारा से मैं कहूंगा, चाइना पे न हम विश्वास कर सकते हैं और न ही उसके माल पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जो मिग 29 है, हम पहले से इसको खरीदते आए हैं रसिया से और बेहतरीन विमानों में से एक है। अगर मैं बात करूं नए नवेले डसॉल्ट रफाल की, रफाल एक मल्टी रोल फाइटर है जिसका कंपैरिजन पाकिस्तान के F-16 से करूंगा। F-16 फाइटिंग फाल्कन बहुत ही बेहतरीन है, हालांकि कमी इसकी ये है कि इसके इंजन आज भी यूएसए के कंट्रोल में होते हैं। हमारा जो रफाल है ये फ्रांस से लिया गया है, मैंने आपको बताया था। 11 रफाल आ चुके हैं, 17 2022 तक इंडिया में पहुंच जाएंगे, जिससे भारत की वायुसेना और मजबूत होने वाली है। उसके बाद अगर मैंने बजट भी, हर एक का बजट लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सुखोई का कंपैरिजन मैं JF-17 से करूंगा, JF-17 थंडर से करूंगा। दोनों का मल्टी रोल फाइटर है, दोनों के दोनों। लेकिन जो हमारा सुखोई है वो रसिया से खरीदा हुआ विश्वासपात एक फाइटर मल्टी रोल है, जबकि F-17 चाइना अब तो पाकिस्तान को देता है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो देता है, पाकिस्तान इसको असेंबल कर लेता है पाकिस्तान में ही, जिसकी गारंटी बहुत कम है। दोबारा मैं अब आगे अगर बढ़ूं तो मुझे नेवी की बात करनी चाहिए, और अगर मैं नेवी की बात करूं तो नेवी में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। हालांकि पाकिस्तान की बहुत कम सीमा है जो समुद्री सीमा है, और ये इतिहास गवाह है कि उन्होंने बहुत बार वहीं से घुसपैठ भी की है, लेकिन उनके पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है। उनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, उनके पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। हाँ, फ्रिगेट्स की मैं बात करूं तो 9 फ्रिगेट्स हैं, और कॉर्बेट और सब मैरीन्स उनके पास सिर्फ 5 हैं, जबकि हमारे पास 15 सब मैरीन हैं। लेकिन भारत की जो तट रक्षा है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारे बॉर्डर हैं, जो नेवी के पास बहुत ज़्यादा टास्क है। आप देखते हैं कि प्रशांत महासागर, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल तक हमारा समुद्री सीमा फैली हुई है, इसलिए हमें ज़्यादा नेवी की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें बाकी चीज़ों का, बाकी चीज़ों में क्या आता है? हमारी इन्फेंट्री, हमारे जोशीले जवान। पाकिस्तान कितना भी इक्विपमेंट ले आए, पाकिस्तान कितने भी हथियार ले आए, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया की बराबरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया की जो सेना है इसका जोश और जुनून देखने लायक होता है। दोस्तों, इंडिया की जो सेना है वो अगर अपने जुनून और जोश पे आ जाए तो किसी भी देश को अपने सामने न टिकने दे। हथियार सेकेंडरी है, पहले हमारा जोश और जुनून है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहा है तो उनको जान लेना चाहिए कि भारत उनसे कितना कदम आगे है। इसलिए अच्छा है कि आप शांत बैठे रहे हैं, पाकिस्तान शांति बनाए रखे। भारत तो एक शांति प्रधान देश है ही।
दोस्तों इसके अलावा मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, कुछ नेवी के, कुछ एयरफोर्स के और कुछ आर्मी के। अब यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से आपको नेवी के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे पास INS निर्भीक है, INS गोदावरी, INS तलवार, INS मैसूर और INS विक्रांत है। इनके बारे में सेपरेट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें हमारे एयरक्राफ्ट लैंड भी हो सकते हैं और किस तरीके से उसमें टेक ऑफ भी हो सकते हैं, और ये सारी खूबियां हमारे डसॉल्ट रफाल के अंदर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए ट्रिस्काई डेका क्लासेस को। अब एक बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।